नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग पराली को लेकर के डिस्कस करेंगे। पराली इस समय दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। पराली एग्जैक्टली है क्या और ये पोल्यूशन का कारण क्यों बना है, इस पे इतना विवाद क्यों है। यहाँ तक कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने तक ये कह दिया है कि पराली को लेकर के सरकारें चिंतित चिंतित हों और इस पर कोई ठोस कदम उठाने का काम करें। और इस पर कई तरह के मॉडल भी सामने आ रहे हैं कि पराली के निपटान के लिए हम लोग किस प्रकार के टेक्नोलॉजी का और तकनीक का यूज करें, जिससे कि पराली को हम सही तरीके से यूज कर सकें और उससे हम पोल्यूशन को दिल्ली या उसके आसपास के क्षेत्रों को पोल्यूशन मुक्त कर सकें, प्रदूषण मुक्त कर सकें। तो इसी पर हमारा सेशन पूरा बेस्ड रहेगा। सभी लोगों का इंडिया के सबसे बड़े ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर्स, क्वालिटी कंटेंट और ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड होता है। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी आपको वो सभी चीज़ें प्रोवाइड करता है जो आपके यूपी सीएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ के टॉप एजुकेटर आपको हर बेसिक चीज़ को बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं और आपसे इंटरेक्ट करते हैं। आपके साथ एक ऐसा रिलेशन बनाकर चलते हैं कि आपको चीज़ों को समझने के साथ साथ आप उनसे एक तालमेल मिला करके चलेंगे कि हर मोड़ पर, हर परिस्थिति में आप उनसे अपनी बातों को कह सकें और अपनी समस्याओं को आप सॉल्व करा सकें। इसलिए आप सभी को अनअकैडमी के इस चैनल को ज्वाइन करना चाहिए। इससे आपको सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से स्टार्ट करना चाहिए। साथ ही साथ जिन लोगों ने अनअकैडमी का अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है, उनको ऐप डाउनलोड करना चाहिए, जिससे कि उनको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्स, लाइव टेस्ट एंड क्विज और अनलिमिटेड एक्सेस मिलना उनको स्टार्ट हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लें। यहाँ पर मेरा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। इस लिंक से जुड़ करके आप मेरे क्लास के बारे में, मेरे नोटिफिकेशन के बारे में, मेरे पीडीएफ के बारे में सारी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है और नीचे मेरा अनअकैडमी के का प्रोफाइल लिंक दिया हुआ है। इससे जुड़ करके आप मुझसे अनअकैडमी के ऐप पर क्लास ले सकते हैं, मुझसे पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर में मेरे आप आ सकते हैं और आपको हर कोर्स को यहाँ पर अच्छे से कराया जाता है। साथ में यहाँ पर टॉप एजुकेटर से भी आपको पढ़ने का मौका मिलता है इस प्लेटफॉर्म पर। तो अगर आप ये सब पाना चाहते हैं तो आपको दो काम करने होंगे। एक तो अनअकैडमी का ऐप है, उसको आपको डाउनलोड करना होगा, अगर नहीं किया है तो अभी कर लें। और दूसरी चीज़, अगर आप प्रॉपर चैनल में आकर के अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं, प्लस कोर्स और आइकॉनिक कोर्स भी पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बेहतरीन सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं। उनको आप सब्सक्राइब करा करके घर बैठ करके आप क्लास ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत दिशा दे सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस हैं, जैसे पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, जियोग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेज, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी, आंसर राइटिंग। इन सारे कोर्स आप यहाँ पर ले सकते हैं और इसके लिए आप बेहतरीन सब्सक्रिप्शंस हैं प्लस और आइकॉनिक के फॉर्म में, इसको आप ले सकते हैं। प्लस कोर्स जो हमारा है वहाँ पर लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ये 1 मंथ से लेकर के 3 साल के अलग अलग सब्सक्रिप्शन हैं। इनमें 1 मंथ की फीस 9,000 रुपये है, 3 महीने की 22,500 है, 6,000 की 45,500 रुपये है। मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप कम से कम 1 साल का सब्सक्रिप्शन लें, जिसमें आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी और ये फीस मात्र 49,500 में है, 1,000 की फीस। इसको भी अगर आप मेरे रेफरल कोड SS01 से परचेज करते हैं तो आपको यहाँ पर भी इसमें 10% का डिस्काउंट मिलता है और ये फीस आपकी 44,500 में हो जाएगी। यानी कि सीधे सीधे आप यहाँ पर 5,000 रुपये का बचत कर पाओगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम आइकॉनिक की बात करते हैं तो आइकॉनिक में प्लस कोर्स की फैसिलिटी के अलावा आपको वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ आपको पर्सनल कोच प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके आंसर राइटिंग के लिए, एस्से राइटिंग के लिए, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट को ध्यान में रख करके आपकी कंप्लीट तैयारी कराने के लिए आपको हर दिन हर पल आपके साथ रहेगा, आपकी तैयारी कराएगा। साथ ही साथ डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराया जाएगा, आपको स्टडी प्लानर आपको दिया जाएगा और पर्सनलाइज्ड फीडबैक आपको दिया जाएगा। ये आइकॉनिक कोर्स जो है 3 तरह से है, 1 साल का, 2 साल का और 3 साल का। 1 साल का जो आइकॉनिक कोर्स है इसकी फीस 69,500 रुपीज़ है।
इसको अगर आप मेरे रेफरल कोड SS01 से लेते हो तो यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और ये फीस आपकी 62,550 की पड़ेगी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे और इस अकॉर्डिंग अगर आप प्लस और आइकॉनिक कार्ड में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी तैयारी को बहुत बढ़िया मौका मिलेगा, टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। और जिन बच्चों ने अभी तक इस कोर्स में लिया है वो काफ़ी अच्छी तैयारी कर रहे हैं और उनका प्री निकला भी है और मेंस के लिए लगातार वो इस सिस्टम के द्वारा वो इस चैनल के द्वारा वो तैयारी अपनी बेहतरीन कर रहे हैं। तो ये थी जानकारी, इसको आप ध्यान में रख करके सब्सक्रिप्शन लेंगे। अब हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन है वो है आपका स्टेबल बर्निंग, यानी कि पराली जो है वो जलने से किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इसके निपटान के हमारे पास क्या साधन हो सकते हैं, किस प्रकार से हम पराली को जला करके जलाने से रोक सकते हैं और उस पराली को हम किस प्रकार से उसका निपटान करेंगे। तो सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान में पराली जलाना आज एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है। खास करके अगर इसको देखा जाए तो दिल्ली, उसके सटे हुए क्षेत्र जो आपके जो हो सकते हैं वो आपके चाहे हरियाणा हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो और कुछ पोर्शन राजस्थान का है, पंजाब का पोर्शन है, ये प्रमुख क्षेत्र हैं जो दिल्ली से लगभग आसपास हैं। यहाँ पर पराली जलाना एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है। पराली वर्तमान में मुद्दा बन गया है, लेकिन इसको जलाने का जो परंपरा है वो बहुत पुराना है। हर साल धान की जब फसल कटती है तो उसमें जो पुआल बचता है उसको निपटान के विकल्प के रूप में जो है वो पराली हम लोग जलाते हैं और ये सबसे आसान तरीका होता है कि पराली को जला करके पुआल का निपटान किया जाए। लेकिन इससे क्या होता है कि हर साल ये देखा गया कि धीरे धीरे इसमें हरियाणा और देश के अन्य हिस्सों में हवा में प्रदूषण फैल गया इस पुआल के जलाने से। एक तो समस्या इसकी ये हो गई, पुआल जलाने से जो वैज्ञानिक समस्या देखी गई, पहली क्या थी वो कि हवा में प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। उसके अलावा जो सूक्ष्म समस्याएं हैं जो आगे चल करके विकराल समस्या ले सकती हैं, उसमें क्या है कि पुआल यानी कि पराली के जलने से मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, केचुए होते हैं जो मिट्टी को उलटते हैं, उसकी उर्वरा शक्ति को बनाते हैं, वो भी इससे नष्ट हो जाते हैं। इससे मिट्टी की उत्पादकता में लगातार कमी आ रही है क्योंकि ये सब क्या करते हैं, मिट्टी की उत्पादकता में वृद्धि करते हैं और जलवायु परिवर्तन में कमी लाने का काम करते हैं। कौन? ये केचुए और सूक्ष्मजीव। लेकिन जब आप पराली जलाते हैं तो उसमें मर जाते हैं और मिट्टी की उत्पादकता कम हो जाती है। जलवायु परिवर्तन भी काफी ज्यादा समस्या उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा जो स्मॉग बनता है, इसके अलावा जब इसको जलाने पे जो स्मॉग बनता है उससे स्वास्थ्य मुद्दों को बढ़ाने के अलावा मनुष्यों और जानवरों में श्वसन संबंधी बीमारी का प्रमुख कारण बनता चला गया है, जिसको हम लोग एयर पोल्यूशन कह सकते हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है दो तरह से कि एक तो ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कम कर रहा है पराली जलाना और दूसरा एक स्वास्थ्य को लेकर के, खास करके श्वसन संबंधी रोगों को लेकर के काफी समस्या उत्पन्न हो गई है। पराली जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और अन्य जहरीली गैसें निकलती हैं जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स हो गए, ये सब बहुत मात्रा में निकलते हैं और पोल्यूशन करते हैं, हवा एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। वहीं इसकी आग में कृषि में सहायक जो केचुए होते हैं उनके समेत अन्य सूक्ष्मजीव भी नष्ट हो जाते हैं। इससे फसलों की पैदावार घटने का अंदेशा हमेशा बना रहता है। इन समस्या से फसल भी कम होगी अगर इस प्रकार की हम लगातार पराली जलाते रहेंगे तो। यद्यपि मशीनों का उपयोग बताया गया है कि आप मशीनों से पराली प्रबंधन कर सकते हैं, कई उपाय सुझाए गए हैं, लेकिन उनकी अपनी अलग समस्याएं हैं। जैसे मशीन से कटाई और बाद में हाइपी सीडर आदि चलाने से भी तो डीजल का ही प्रयोग होता है, जिससे किसान का खर्च तो बढ़ता ही है, प्रदूषण भी होता है। ये कहा गया कि मशीन से उस पराली की कटाई कर दी जाए, चारे के रूप में उसका यूज जाएगा, सीडर के रूप में। लेकिन उसमें भी क्या होगा, जब आप मशीन चलाएंगे तो उसमें डीजल का उपयोग करेंगे, उससे किसानों का तो खर्चा बढ़ जाएगा, पराली से कुछ मिलना तो है नहीं, ऊपर से खर्चा बढ़ जाएगा और जब डीजल चलेगा तो उसमें प्रदूषण होना ही होना स्वाभाविक है।
पराली से बिजली बनाने या उसका कोई अन्य प्रयोग करने वाले सुझाव भी सीधे या परोक्ष रूप से प्रदूषण को बढ़ाते हैं। ये भी देखा गया है कि अगर हम पराली से बिजली बनाते हैं या उसका अन्य कोई प्रयोग करते हैं, उस सुझाव में भी देखा जाता है कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रदूषण उत्पन्न होगा ही होगा। ये अलग बात है कि जलाने की अपेक्षा प्रदूषण कम निकलेगा, लेकिन नहीं निकलेगा ये कहना मुश्किल है। तो ये कुछ न कुछ समस्याएं बनी हुई हैं, उसको ध्यान में रखते हैं। किसानों को मशीनों से पराली निस्तारण में, यानी कि पराली के मैनेजमेंट करने में, उसको निपटान करने में कुल मिलाकर लगभग 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का खर्चा आता है। अगर वो मशीनों से पराली का निपटान करती हैं तो 1 हेक्टेयर पराली को जलाने में लगभग 10,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा। अब आप सभी जानते हैं कि किसानों के पास इतनी रकम वहन करने की क्षमता होती नहीं है, क्योंकि हम धान की जो है एमएसपी अन्य देशों के मुकाबले हमारे यहाँ बहुत कम है। धान की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वैसे इतना कम है, और अगर हम पराली जलाने में इतना पैसा खर्च कर देंगे, इससे अच्छा है कि हम धान ही ना उगाएं। ये बड़ी समस्या हमारे पास है कि 1 हेक्टेयर पराली जलाने पर अगर हम 10,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो क्या 1 हेक्टेयर धान से क्या हमको 10,000 रुपये मिलेगा? ये बड़ी समस्या है। तो वो क्या करते हैं, पराली को जलाने का सबसे अच्छा काम समझते हैं। किसानों को प्रदूषण से कोई मतलब नहीं होता है, उनको केवल खेत को साफ करने की समस्या होती है, और सबसे आसान तरीका वो मानते हैं कि उसमें आग लगा दो और वो नष्ट हो जाएगा और उनकी खेत साफ हो जाएंगे। लेकिन वैज्ञानिक लोग इससे परेशान हैं, शहर के लोग इससे परेशान हैं, दिल्ली बहुत ज़्यादा परेशान है, गाजियाबाद हो गया, उसके आसपास के जो शहर हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इस सब ध्यान में रखते हुए पराली जलाने की समस्या को हल करने के लिए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने धान की कई नई उन्नत प्रजातियां विकसित की, जो न केवल ज्यादा उत्पादन देती हैं, बल्कि ये कम पानी कम समय में तैयार हो जाती हैं, और उनमें कीटों का या बीमारियों का प्रकोप भी कम होता है। ये ध्यान रखिएगा। तो पराली जलाने की समस्या को हल करने के लिए जो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने जो तकनीकी डेवलप की है, वो आप अपने आंसर में कोड कर सकते हो कि धान की नई उन्नत प्रजाति हाई एल्डिंग वैरायटी जो है वो विकसित की गई है। ये न केवल ज्यादा उत्पादन करती है, बल्कि कम पानी का उपयोग करती है और कम समय में तैयार हो जाती है, और उसमें कीटों या बीमारियों के प्रकोप की भी समस्या भी कम ही होती है। इन प्रजातियों को जो हाई यील्डिंग वैरायटी हैं, इनको बढ़ावा देने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके प्रयोग से अगली फसल की तैयारी के लिए किसान को ज्यादा समय मिल जाएगा, क्योंकि कम समय में तैयार हो जाएंगे तो हमको खेत को तैयार करने के लिए अगले फसल के लिए ज्यादा समय मिलने की संभावना है। तो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा बनाई गई ये न्यू हाई यील्डिंग वैरायटी धान की है, ये काफी पराली के जलाने की समस्या को कम कर सकता है, और ये एकदम से प्राकृतिक चीज है, मानवीय चीज होने के साथ साथ प्राकृतिक भी है, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी आपका खेत जो है वो पक जाएगा धान, और आप उसको काट लेंगे, और उसके लिए लंबा समय आपको मिलेगा पराली के निपटान के लिए। इसको आप देख सकते हैं। पराली की समस्या इतनी ज्यादा प्रदूषण फैला रही है कि उसको लेकर के राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 15 अक्टूबर को सभी ज्वाइंट सेक्रेटरी अपने स्टेट रिपोर्ट के साथ कोर्ट में हाजिर हों और बताएं कि पराली से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। लाइन हाजिर कर दिया। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 15 अक्टूबर को सभी ज्वाइंट सेक्रेटरी को लाइन हाजिर किया और अपने स्टेट्स रिपोर्ट के साथ कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने साफ किया है कि किसी भी हाल में पराली जलाने से रोकना केंद्र और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। अब वो आप कुछ भी करें, जो जलाए उसको जेल में डाल दें, या उससे पैसा वसूले, या उस पर दंड दें उसको, या उस पर जुर्माना लगा दें, कुछ भी करें, लेकिन पहला जो काम है वो क्या करना है, पराली जलाने से रोकना है। इसलिए आपने देखा होगा कई बार न्यूज़पेपर में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में पराली जलाने वाले को सीधे पुलिस ने जेल में बंद कर दिया। तो ये सख्त आदेश थे कि पराली नहीं जलाना है। चूंकि ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जिम्मेदारी थी, सरकार के ऊपर जो है एक दबाव डाला गया था कोर्ट की तरफ से,
उसको पूरा करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाए थे कि जो भी देखा जाएगा, जो भी पकड़ा जाएगा, उसको एक अपराधी की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसको जेल में डाल दिया जाएगा और उसे जुर्माना वसूला जाएगा। तो क्योंकि एनजीटी ने साफ कह दिया था कि किसी भी हाल में पराली जलाने से रोकना केंद्र और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी है, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य के लिए करना सरकारों के लिए अनिवार्य है। हम किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, सरकारें ऐसा नहीं कर सकती। तो सरकारों को स्वास्थ्य को ध्यान में देकर के पराली जलाने पर रोक लगाना होगा किसी भी तरीके से। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली से सटे सभी राज्यों को, दिल्ली से सटे जो राज्य हैं, वो चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, चाहे आपका राजस्थान हो, निर्देश दिया है कि चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर में स्पेशल सेल गठित किया जाए। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो हर राज्य का जो चीफ सेक्रेटरी होगा उसके दफ्तर में स्पेशल सेल गठित किया जाए, जो अक्टूबर और नवंबर में प्रदूषण की पल पल की जानकारी रखे और उसकी जानकारी राज्य सरकार अपनी वेबसाइट पर तुरंत अपडेट कर दे। ये ध्यान रखना होगा, यानी कि सीधे जो है चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर को जो है आपको रिपोर्ट करनी है और वो क्या करेगा, वो राज्य सरकार अपनी वेबसाइट पर उस जो है डेटा को तुरंत अपलोड करेगा, क्या स्थिति है प्रदूषण की। इतनी गंभीर समस्या जो है देखी गई, इसको इतना बड़ा निर्णय लिया गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि छुट्टी या त्योहार के दिन भी स्पेशल सेल की मॉनिटरिंग जारी रहेगी, यानी कि प्रदूषण की जो मॉनिटरिंग है वो कोई छुट्टी हो या कोई त्योहार हो, उस दिन भी आपको डेटा को अपलोड करना पड़ेगा। स्पेशल सेल को ये जानकारी, ये जिम्मेदारी दी गई है मॉनिटरिंग करने की। कोर्ट ने कहा है कि अक्टूबर से अगले कुछ महीने के बीच में पराली जलाने के कारण दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ जाता है कि लोगों के लिए सांस लेने में भी मुश्किल हो जाती है। जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं या दिल्ली को जानते हैं, वो इस चीज़ को अच्छी तरह से महसूस करते होंगे कि इधर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में दिल्ली में क्या माहौल बनता है। धुंध बनी रहती है, पूरा दिन जो है वहां पर सूर्य दिखाई नहीं देता है, 2-2, 3-3 महीने तक सूर्य के दर्शन नहीं होते हैं, इतनी ज्यादा वहां पर स्मोग रहता है। और एक तरह से वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक दिल्ली को गैस चैम्बर के नाम से घोषित किया था कि दिल्ली गैस चैम्बर बदल गई है। ऐसे में वक्त से पहले पराली जलने को रोकना सरकार की प्राथमिकताओं में से होना चाहिए। ये भी जो है एनजीटी ने कहा है कि पराली जलाने को रोकना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में होना चाहिए। पराली जलाने से बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी के आदेश पर जलाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। तो एनजीटी के आदेश पर पराली जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, कोई भी नहीं जला सकता है। अगर कोई जलाता हुआ पकड़ा जाएगा तो सीधे उसको जेल हो जाएगी। और प्रति घटना के हिसाब से जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। 2 एकड़ से कम पर, अगर कोई 2 एकड़ से कम पर जलाता है तो उसको 2500 रुपये प्रति घटना होगा। 2 एकड़ से 5 एकड़ तक 5000 रुपये प्रति घटना, और 5 एकड़ से अधिक पर 15000 रुपये प्रति घटना का जुर्माना रखा गया है पराली जलाने पर। इसको आपको ध्यान रखना। तो पराली जलाने पर इसमें जो है जुर्माना रखा गया है। 2 एकड़ से कम पर 2500 रुपये प्रति घटना, 2 एकड़ से 5 एकड़ तक 5000 रुपये प्रति घटना, और 5 एकड़ से अधिक पर 15000 रुपये प्रति घटना जुर्माना रखा गया है। और इसमें जेल भी हो सकती है अगर आपने इस जुर्माने को आपने अगर नहीं भरा है, इस तो दिक्कत आपको आ सकती है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना होगा। समस्या के संदर्भ में चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज, ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज झांझरी के कृषि विभाग के छात्रों ने धान के पुआल का उपयोग करने और इसे जलाने के बजाय पैसे कमाने के लिए एक अभिनव विचार के साथ सामने आया है। एक जो है वो न्यू आइडिया डेवलप किया है कि धान का जो पुआल है उसको जलाने के बजाय उससे पैसे कमाए जाएं। तो इसमें क्या होगा कि पुआल का इस प्रकार से उपयोग करना जिससे कि प्रदूषण भी ना हो, जलाया भी ना जाए, और उसका हम इस प्रकार से उपयोग करें कि उससे पैसे भी कमाए जाएं। ये सोच अगर डेवलप होती है, इस पर अगर हम काम करते हैं
तो ये दो तरफा हमको लाभ हो जाएगा। एक तरफ तो पोल्यूशन नहीं होगा, दूसरा लोगों की आर्थिक आय भी बढ़ेगी। तो ये चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज झांझरी के कृषि विभाग के छात्रों ने डेवलप किया है। इसमें किया क्या गया है कि मशरूम की खेती के लिए सबस्ट्रेट तैयार करने के लिए धान का पुआल एक अच्छा स्रोत है। आपको पता होगा मशरूम जो होता है वो सड़े गले जो है वो पदार्थों पर ही उगता है, और ये इसके लिए मॉइस्चर की आवश्यकता होती है। और तो पुआल जो होता है वो सबसे बेहतर माना जाता है कि मशरूम की खेती हम पुआल के ऊपर करें। तो पुआल की एक क्या करते हैं हम लोग, चादर की तरह बिछाते हैं, एक स्ट्रेटा बनाते हैं, सबस्ट्रेट बनाते हैं, एक पूरी उसकी लेयर बना देते हैं पूरे चैम्बर में जहां पर हमको मशरूम उगाना होता है। उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उसको सड़ाते हैं, फिर उसके ऊपर मशरूम उगता है। तो अगर हम इस चीज का उपयोग करें कि बड़े मात्रा पर अगर हमको मशरूम की खेती करनी है, इस पर ध्यान दें और उसके लिए हम सबस्ट्रेट तैयार करना चाहते हैं, तो मशरूम की खेती के लिए जो सबस्ट्रेट तैयार करेंगे उसमें धान के पुआल की खपत बड़े लेवल पर हो जाएगी। उससे क्या होगा, धान के पुआल का जो है वो निपटान भी हो जाएगा और मशरूम की खेती से उसको आर्थिक लाभ भी होगा। दोनों चीजें यहाँ पर हो रही हैं। ये तकनीक डेवलप की गई है। इसमें कहा गया कि हम अगर मशरूम की खेती को बड़े पैमाने पर करते हैं तो इस प्रकार से धान के पुआल का जो है वो निपटान हम कर सकते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। इसमें एक मशरूम की प्रजाति है वोल्वेरिला वोल्सी, वोल्वेरिला वोल्सी है, क्यों वोल्वेरिला वोल्सी। ये जो है प्रजाति मशरूम की जो है, ये ऐसी प्रजाति है जो धान के पुआल पर बहुत तेजी से बढ़ती है। अगर इस मशरूम की खेती अगर हम धान के पुआल पर करते हैं तो ये बहुत तेजी से बढ़ती है मशरूम की प्रजाति। इसलिए इसको माना गया है कि अगर हम धान के पुआल पर इस प्रजाति का मशरूम उगाते हैं तो इसमें धान के पुआल का निपटान भी हो जाएगा और मशरूम का उत्पादन बहुत ज्यादा होगा। मशरूम उत्पादन से किसानों को अच्छी आय होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिशेष श्रम शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें लोग रोजगार का सृजन भी हो सकता है, जो श्रम शक्ति है उसका भी यहाँ पर हम उपयोग कर सकते हैं। तो एक काम करने से हमको कई लाभ मिलने की संभावना है। रोजगार भी सृजन होगा, रोजगार का सृजन होगा पहली चीज, आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी और प्रदूषण भी नहीं होगा, पराली का निपटान भी हो जाएगा और अधिशेष श्रम शक्ति का उपयोग भी हो जाएगा, अधिशेष श्रम शक्ति का इसमें उपयोग भी हो जाएगा। तो ये काम करने से हमको बहुत सारे लाभ मिलने हैं पराली को लेकर के। तो अवसर, आपदा को इसी को कहते हैं, आपदा को अवसर में बदल देना। आपदा को अवसर बदलना और कोई बात नहीं होती है। इसी तरीके के अगर जब हम नियम कानून बनाते हैं तो आपदा को अवसर बदला जाता है। जो धान का पुआल, जो पराली अभी तक आपदा थी, उसको हमने क्या किया, अवसर बदल लिया। इससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास भी बड़े लंबे चौड़े स्तर पर हो सकता है। वहीं पर चावल के भूसे पर मशरूम उगाने के बाद बचा हुआ कार्बन पदार्थ जैविक खाद के रूप में पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। चावल के जो अब इसके बाद क्या होगा, जब हम क्या कर सकते हैं इसको, जब हम इस पे मशरूम उगा लेंगे उसके बाद जो उसका सबस्ट्रेटा था, जो उसका पुआल था, अब वो सड़ जाएगा। सड़ने के बाद जो कार्बनिक पदार्थ बचेगा उससे हम जैविक खाद बना सकते हैं और उससे पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। तो एक तरह से हम जैविक खाद का भी निर्माण कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी बड़ी बात हो गई यहाँ पर। अगर इसको आप सारा लिंक करके देखेंगे तो पूरा का पूरा आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाएगा कि जो अभी तक हमारे पास आपदा के रूप में थी उसको हमने अवसर में चुन लिया और उससे जो जो समस्याएं थी अब वो उसके क्या हो गए, बेनिफिट्स बन गए। प्रदूषण नहीं होगा, रोजगार बढ़ेगा, आय बढ़ेगी और निपटान भी हो जाएगा और जो अधिशेष श्रम था वो भी लग जाएगा और जैविक खाद का निर्माण होगा, जिससे क्या हो जाएगा कि उससे उर्वरा शक्ति और बढ़ जाएगी। जलाने से क्या हो रहा था कि उर्वरा शक्ति घट रही थी, कम हो रही थी, नष्ट हो रही थी। इसको जैविक खाद बना देने से उर्वरा शक्ति और क्या हो गई है, बढ़ जाएगी। इसको आपको ध्यान में रखना है। ये एक समस्या का समाधान हो गया।
वहीं पर अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज ने चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज झांझरी के छात्रों द्वारा सफलतापूर्वक किए गए प्रयोग के आधार पर पूरी प्रक्रिया में 4 चरण होते हैं। 4 चरणों में इसको बनाया जाता है। छात्रों के नॉवेल विचार जो हैं, आपका एकदम यूनिक विचार जो है, यूनिक विचार के बारे में बोलते हुए वहां के अध्यक्ष जो हैं एस रसपाल सिंह ने धालीवाल ने कहा, यदि छात्रों को प्रयोग में अमल लाया जाता है तो इससे पराली जलाने से होने वाले पेड़ की समस्या का समाधान हो जाएगा। वहीं पर महानिदेशक डॉक्टर जीडी बंसल ने कहा कि इस प्रक्रिया को किसानों द्वारा सराहा जाने की संभावना है क्योंकि ये उनके लिए आय का एक स्रोत बन सकता है। तो प्रदूषण की समस्या का समाधान, आय का स्रोत। बंसल ने यह भी कहा कि कॉलेज इस विचार को पूरी तरह से विकसित करने के लिए और अधिक प्रयास करेगा। इस ज्वलन समस्या को हल करने में विचार एक सफलता साबित हो सकता है। तो ये काम चल रहा है और ये बड़े लेवल पर होने की संभावना भी है। सभी लोगों को जागरूक होने की इसकी संभावना है। एक और नई चीज आई है, उसको आपको ध्यान देना है कि पराली प्रबंधन का फार्मूला है पीलीभीत मॉडल। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चा में है। पराली प्रबंधन का फार्मूला, जिसको हम लोग पीलीभीत मॉडल कहते हैं। तो पराली निपटान का पीलीभीत मॉडल है क्या, तो समझिएगा। सबसे पहले 1 एकड़ के हिसाब से गड्ढे का निर्माण किया जाता है। एकड़ के हिसाब से गड्ढे का निर्माण किया जाता है और इसमें सबसे नीचे पराली की परत बिछा दी जाती है। पराली पर गोबर की परत रखी जाती है और उसमें 4 कैप्सूल या लिक्विड 200 मीटर पानी में मिलाकर घोल छिड़क देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, 4 कैप्सूल या लिक्विड 200 मीटर पानी में मिलाकर उसमें घोल दिया जाता है और उसमें डाल देते हैं। पहले गड्ढा बनाएंगे, गड्ढे में पराली पूरा भर देंगे और पराली के ऊपर गोबर डाल देंगे, फिर उस पर 4 कैप्सूल या लिक्विड 200 मीटर पानी में डाल करके डाल देंगे। गड्ढे में एकत्र पराली को 15 दिन के अंतराल पर पलट देते हैं जिससे वो गल जाए और 90 दिन में खाद बन जाती है। वो दवा डालने से क्या होता है कि वो जल्दी सड़ता है और मात्र जो है वो 3 महीने में पूरी खाद में कन्वर्ट हो जाता है। इस खाद बनाने में पराली का जो लागत आती है, अगर व्यक्तिगत परियोजना हम लगाते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो 1 एकड़ पराली से खाद बनाने में कुल 3,124 रुपए का खर्च आता है 1 एकड़ में। और अगर हम सामुदायिक रूप से करते हैं तो 3 एकड़ पराली से खाद बनाने पर कुल खर्च 12,644 रुपए का आता है। सामुदायिक योजना में कंपोस्ट पिट निर्माण पर मनरेगा से मजदूरी खर्च के 8,554 रुपए प्रदान, राज्य वित्त आयोग का अंश 4,000 रुपए दिए जाते हैं। राज्य वित्त आयोग का अंश 4,000 रुपये होता है और मनरेगा से मजदूरी खर्च जो है 8,554 रुपये होती है। तो ये आप काम कर सकते हैं। इसको पीलीभीत मॉडल के नाम जाना जाता है कि गड्ढे को पहले खोदा जाएगा एकड़ के हिसाब से, उसमें नीचे पराली डाल दी जाएगी, ऊपर से गोबर डाल दिया जाएगा, फिर 4 कैप्सूल या उसमें लिक्विड 200 मीटर पानी में डाल दिया जाता है और 15 दिन के अंतराल पे उसको पलटते रहते हैं और 90 दिन में आपकी खाद तैयार हो जाती है। इसमें जो टेबलेट डालते हैं, जो टिकिया डाली जाती है, तो कृषि अपशिष्ट की विकट समस्या के उचित समाधान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र पूसा के सूक्ष्म जीव विज्ञान संभाग जो है, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, 15 वर्षों के अनुसंधान के बाद अपशिष्ट अपघटक टीके का अनुबंधन किया है। पूसा अपघटक टीका कहा जाता है इसको, अपशिष्ट अपघटक टीका कहा जाता है इसको, यानी कि वेस्ट डिकम्पोस्ट कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। इस कंपोस्ट टीके की मदद से कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया तेज होती है और उच्च गुणवत्ता वाले कंपोस्ट के प्रयोग से मृदा में, यहाँ पे मर्दा हो गया है, मृदा में पोषक तत्वों का सुधार हो जाता है। पूसा द्वारा तैयार किया गया जो कंपोस्ट टीके हैं उसमें 8 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनमें से प्रमुख हैं एस्परजिलस अवामोरी, ट्राइकोडर्मा विरिडी, एस्परजिलस न्यूडुलस और फेनेरियोक्सीट क्रिसोपोरियम, जो कार्बनिक पदार्थों को तीव्र गति से कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं।
ये आपको प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखना होगा कि जो पराली को जल्दी से सड़ाने के लिए जो कंपोस्ट टिकिया बनाई गई है, टीका बनाया है पूसा ने 15 साल अनुसंधान के बाद, वो बहुत जल्दी से क्या करती है, पराली को सड़ाने का काम करती है। और इसमें विभिन्न 8 प्रकार के सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया गया है, जिनमें से प्रमुख जो है एस्परजिलस अबेमोरी, ट्राइकोडर्मा विरिडी, एस्परजिलस निडुलेंस एंड फेनेरोसीट क्रायोसोफोरियम है। ये आपको ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यही क्या करते हैं, जो मैंने बताया था आपको, यहाँ पर गड्ढे में जो 4 कैप्सूल डालते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डीकम्पोज कैप्सूल कहा जाता है। ये क्या होता है आपका, डीकम्पोज कैप्सूल होता है, जो इसमें डाल करके जल्दी इसको सड़ा देते हैं, इसको आपको ध्यान रखना। वही दूसरी प्रबंधन प्रणाली जो है वो मियावाकी पद्धति है। ये इस पद्धति का भी उपयोग किया जाता है पराली निपटान के लिए, मियावाकी पद्धति। मियावाकी पद्धति जो है एग्जैक्टली वो जापान की पद्धति है, जापान की पद्धति है, इसको विधि है जापान की, जिसके द्वारा पराली का निपटान किया जाता है। इसमें मृदा को पूर्ण रूप से परिवर्तित करते हुए उसकी उर्वरा क्षमता को जैविक खाद द्वारा बढ़ाते हुए निकट निकट पौधों का रोपण किया जाता है, यानी कि बहुत नजदीक जो है वो पौधों का रोपण किया जाता है और उर्वरा क्षमता को जैविक खाद द्वारा बढ़ा दी जाती है। इसमें प्राकृतिक प्रजातियों में जामुन, अर्जुन, पाकड़, आंवला, मेहंदी को जीवामृत में डुबोकर, यानी कि जो आपके घोल होता है उसमें डुबोकर पहले से तैयार किए गए स्थलों में 1 वर्ग मीटर के खानों में वृक्ष, सहवृक्ष, झाड़ी व अन्य औषधि पौधों को रोप दिया जाता है, जिससे त्रिस्तरीय प्राकृतिक वन उत्पन्न होते हैं, जो अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड व प्रदूषणकारी गैसों को सोखते हैं और कार्बन का संकलन करते हैं। ये तकनीकी जो है क्या कहलाती है आपकी, मियावाकी पद्धति या जापान विधि कहलाती है। यानी कि उर्वरा क्षमता को जैविक खाद बढ़ाते हुए पौधों को निकट निकट रोप देना। उससे क्या होगा, प्राकृतिक प्रजातियों में जामुन है, अर्जुन है, पाकड़ है, आंवला है, मेहंदी है, इनको पहले से तैयार किए गए स्थलों में 1 वर्ग के मीटर में जो उनके जो गड्ढे होते हैं उनमें वृक्ष, सहवृक्ष, झाड़ी व औषधियों को वहां पर रोप दिया जाता है। वायु प्रदूषण को देखते हुए, एयर पोल्यूशन को देखते हुए मियावाकी वन क्षेत्र में पौधों को सीधा खड़ा करने के लिए स्टैकिंग के लिए बांस का प्रयोग किया जाता है। पौधों को सीधा खड़ा रखने के लिए स्टैकिंग के लिए बांस का प्रयोग करते हैं, इससे बांस उगाने वाले किसानों की आय में वृद्धि होती है। तो बांस उगाने के लिए यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। पौधरोपण के बाद खेतों में एकत्र की गई पराली को बिछा दिया जाता है। पौधरोपण के बाद क्या करते हैं, खेतों से जो पराली एकत्र करते हैं। अब देखिए पराली का उपयोग यहाँ पर मियावाकी वन क्षेत्र में कैसे करते हैं पद्धति में, तो पौधों को रोपने के बाद उस पर पराली बिछा देते हैं। पराली बिछाना, पौधों को रोपने के बाद पराली बिछाने की जो प्रक्रिया होती है उसको मल्चिंग कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, मल्चिंग कहते हैं। तो मल्चिंग वो प्रक्रिया है जिसमें पौधरोपण के बाद पराली को उस पर बिछा दिया जाता है। इस प्रकार किसानों द्वारा जलाए जाने वाली पराली का प्रयोग पौधरोपण में कर लिया जाता है। यही मियावाकी पद्धति है। तो किसानों के द्वारा जलाए जाने वाली पराली को हम जलाते नहीं हैं, उसको पौधरोपण में उपयोग कर लेते हैं। इससे अनावश्यक खरपतवार पैदा नहीं होते हैं व पौधों की सिंचाई भी कम बार करनी पड़ती है। तो उस पर जब हम क्या करते हैं, उस पर जब बिछा देते हैं तो उसमें खरपतवार उत्पन्न नहीं होते हैं और पौधों को अधिक मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की दर उच्च स्पीड से नहीं होती है, क्योंकि उस पर से पराली पड़ी होती है। तो पराली को पौधों के ऊपर बिछा देने की जो पद्धति होती है वही क्या कहलाती है, मियावाकी पद्धति कहलाती है। इसको आपको ध्यान रखना। इस प्रकार से हम पराली के उपयोग को जलाने के अलावा हम अन्य उपयोगों में लगाएंगे।
इसके साथ साथ आप देखेंगे कि पराली का उपयोग जो है वो और कई तरह जगहों पे, जैसे पराली से को हम लोग जो प्लेट हैं, खाने वाली प्लेट हैं, चिम्मच हैं, ग्लास हैं, जो आजकल फाइबर के थर्माकोल के आते हैं, उनके स्थान पे हम लोग पराली से प्लेट का, इन सब का उपयोग कर रहे हैं, ग्लास का उपयोग कर रहे हैं। साथ साथ खिलौने का निर्माण हम कर सकते हैं, बच्चों के खिलौने का निर्माण यहाँ से कर रहे हैं हम लोग। पराली से जो है वो हम लोग जो अन्य जो है आधुनिक सामान, जो हमारे जो है ऑर्नामेंट है, जो है सजावटी सामान है, उनका निर्माण भी हम कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि प्लास्टिक या फाइबर की जो प्लेट्स होती हैं शादी ब्याह में जो खाई जाती है, उनका एक अलग निपटान की समस्या होती है, उनसे भी काफी अधिक मात्रा में पॉल्यूशन फैलता है। तो हम अगर पराली का उपयोग इस प्रकार के प्लेट, ग्लास, तस्तरी बनाने में उपयोग करते हैं, चम्मच बनाने में उपयोग करते हैं, तो इससे भी हमको फायदा होगा उसी प्रकार का जिस प्रकार से मशरूम की खेती करके हम लोग उसमें यूज कर रहे थे। यहाँ पर भी क्या होगा कि एक तो पराली जलानी नहीं पड़ेगी हमको, प्रदूषण नहीं होगा। दूसरे क्या होगा, लोगों की आय बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, और ये बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि इसके निपटान की भी हमको आवश्यकता नहीं होगी। जो समस्या हमारी प्लास्टिक और डिस्पोजल की होती है, फाइबर्स की समस्या होती है, उससे भी हम बच जाएंगे। क्योंकि इस प्रकार की बनी प्लेट, थाली, ग्लास का उपयोग हम एक बार करने के बाद अगर हम फेंक भी देते हैं, तो ये फिर से क्या होगी, मिट्टी में मिल जाएगी। ये बायोडिग्रेडेबल होती है, ये बायोडिग्रेडेबल होती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, आपसे पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा कि हम किस प्रकार से इसको यूज कर सकते हैं पराली निपटान को। तो एक तो हमारा हो गया, जो हमने आपको बताया था कि जलाने के बजाय इसको हम क्या करें, मशरूम की मशरूम की खेती के लिए हम लोग इसका स्ट्रेटा बनाने का काम कर सकते हैं, पहला काम। दूसरा, थाली, कप, प्लेट, चम्मच, ग्लास बनाने का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, जैविक खाद बनाने का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, इससे जैविक खाद बना सकते हैं। इसमें आपका पीलीभीत मॉडल शामिल है। पीलीभीत मॉडल के द्वारा हम इसमें जो जैविक खाद का निर्माण कर सकते हैं। और चौथी चीज इसमें है, मियावाकी पद्धति के द्वारा हम लोग जो है वो वृक्षारोपण कर सकते हैं। वृक्षारोपण में भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये प्रमुख तकनीक है जिसके उपयोग हम लोग करके पराली प्रबंधन को बेहतर कर सकते हैं और प्रदूषण को रोक सकते हैं। इसके लिए इसके लिए किसानों को किसानों में जागरूकता लानी होगी। किसानों को उसके बताने होंगे लाभ बताने होंगे, आय के स्रोत बताने होंगे उनको, तकनीकी ज्ञान उनको देना होगा। साथ ही साथ उनके निपटान के लिए वैज्ञानिक केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ उसमें जो व्यवसायी हैं उनको भी सहयोग करना होगा किसानों के साथ, तब जाकर के इसको निपटान कर सकते हैं। ये बात सही है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सरकारों को काफी अधिक सख्त आदेश दिए हैं, लेकिन उस आदेश से जो है वो पूरी तरह से उसको समाप्त करने में या कम करने में सरकारें सक्षम नहीं हो सकती हैं, जब तक कि किसानों को अपने विश्वास में नहीं लेंगे, किसानों को उस लेवल पर समझाने की बात नहीं करेंगे, उनको जागरूक नहीं करेंगे, तब तक बहुत ज़्यादा दबाव दे करके, जुर्माना दे करके काम नहीं कराया सकता। उससे समाज में नेगेटिविटी आएगी, सरकार के प्रति नेगेटिविटी आएगी, किसानों के प्रति, और साथ ही साथ जो है वो सरकार और व्यक्ति दोनों और किसान दोनों उससे प्रभावित होंगे। तो एक समग्र रूप से हमको काम करना है, वैज्ञानिकों को और किसानों को और सरकारों के साथ साथ जो व्यवसायी लोग हैं, सभी को मिल करके इसको जब काम करेंगे, तब जा करके एक समस्या का समाधान निकलेगा और उसको बेहतरीन तरीके से उसको हम लोग बना पाएंगे और उसमें हम लोग बेहतर काम कर पाएंगे। तो
ये था हमारा आज का पूरा पराली पर कार्यक्रम। आपने देखा कि पराली में हम लोगों ने जो आज पढ़ा वो ये था कि पराली जलाने की समुचित मुद्दा क्यों है, इसकी समस्याएं क्या क्या आती हैं, किसानों को पैदल विस्तार के लिए क्या करना चाहिए, एनजीटी ने क्या कहा है, उनके आदेश क्या दिए हैं, एनजीटी की जुर्माना क्या क्या लगा सकता है, और सरकारों से क्या कहा है उसने, इससे क्या क्या जो है वो सर वैज्ञानिक क्या क्या काम कर रहे हैं, वैज्ञानिक का क्या आदेश दिया गया है, किस प्रकार से इसको हम वैज्ञानिक लोग इसका उपयोग कर सकते हैं कि पराली का नुकसान न हो। अपघटक टीका क्या है, इसको बनाने में कौन कौन से सूजियों का उपयोग किया गया है कंपोस्ट बनाने के लिए, पीलीभीत मॉडल क्या है इसके लिए, उसमें कितना खर्चा आता है, और मियाकी पद्धति क्या है, और ये कहाँ पर उपयोग हो रही है, मल्चिंग क्या होती है, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए। तो ये था आज का हमारा पूरा इस सेशन। इसको आप अच्छे से देखिएगा, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। यहाँ पर मेरा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, इस लिंक से आप जुड़ जाइएगा जिससे कि आपको मेरे लेक्चर्स वीडियो प्रॉपरली आपको मिलते रहें। और ये मेरा SS01 है रेफरल कोड। इस कोड से अगर आप प्लस और आइकॉनिक में 1 ईयर या 2 ईयर का कोर्स सब्सक्राइब कराते हैं तो आपको 10% का यहाँ पर सीधे डिस्काउंट मिलेगा। तो आप लोग अगर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आकर के बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्लस या आइकॉनिक 1 ईयर या 2 ईयर का सब्सक्राइब जरूर कराएं, और आप देखेंगे कि आप अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाओगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा और आप प्री और मेंस की बेहतरीन तैयारी यहाँ पर कर पाओ। इसी के साथ वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।